गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग सिंपल पास्ट फिनिश करेंगे। सिंपल पास्ट में मैंने दो बता दिए आपको। स्टेट ऑफ डूइंग जिसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग जिसमें वाज वर्ब का प्रयोग होता था। अब आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ हैविंग। इसमें हैड का यूज होगा। हैड वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में यूज होगी। हैव क्या है बेटा, जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में नहीं पढ़े थे, मैंने आपको बताया था ना। हैव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और हैड इसका सेकंड फॉर्म, और हैड ही इसका क्या है, थर्ड फॉर्म। आज इसका यूज पढ़ेंगे, हैड का यूज सिंपल पास्ट में। पहचान मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हो। ऐसे वाक्यों से हमें पता चलता है कि पास्ट टेंस में किसी के पास, किसी व्यक्ति के पास कोई चीज थी या नहीं। जैसे देखो, मेरे दादाजी के पास एक घड़ी थी, हाँ। मेरे दोस्त के पास एक कार थी। ऐसे वाक्य जब आएंगे, इनका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। एक्चुअली सबसे पहले तो टेंस आप पहचानो। टेंस क्या है, ये सिंपल पास्ट है, स्टेट ऑफ हैविंग। अब चलो इनका ट्रांसलेशन हम सीखते हैं। ट्रांसलेशन में सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैं पहचान मिटा रहा हूं बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूं, और ये दोनों वाक्य क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस ही है ना बेटा। इनसे एक सामान्य सी जानकारी मिल रही है। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लो। अफर्मेटिव में आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना हो। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, दोनों के साथ क्या लगाना है, हैड। हैड के बाद सीधा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा, अदर वर्ड। ठीक है, चलो ऊपर वाले वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। मेरे दादाजी के पास एक घड़ी थी। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेरे दादाजी। क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड फादर। ठीक है, माई ग्रैंड फादर। उसके बाद क्या लगाना है, हैड। मैंने लगा दिया हैड। उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। मेरे दादाजी के पास क्या थी, तो उत्तर आ गया ना, एक घड़ी। यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या या किसे लगाने पर जो उत्तर आता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो मेरे दादाजी के पास क्या थी, तो आंसर क्या है, एक घड़ी। यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम लिख देंगे अ वॉच। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। माई ग्रैंडफादर हैड अ वॉच। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे दोस्त के पास एक कार थी। इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मेरा दोस्त। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, माई फ्रेंड। उसके बाद क्या लगाना है, हैड। लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का, सॉरी, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे दोस्त के पास क्या थे, क्या थी, तो एक कार। यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, अ कार। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, माई फ्रेंड हैड अ कार। चलो और वाक्य देख लेते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, राजा के पास एक सुंदर महल था। राजा के पास एक सुंदर महल था। अब ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, किंग। उसके बाद, सॉरी यहाँ पर द लगाओ, क्यों, क्योंकि द उस नाउन के पहले आता है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। तो राजा के पास एक सुंदर महल था, मतलब ये वाक्य बोलने वाला आदमी राजा को पहले से ही जान रहा है ना, तभी तो उसके बारे में बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, द किंग। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, हैड लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक सुंदर महल। कैसे पता किए, राजा के पास क्या था, उत्तर क्या आया, एक सुंदर महल। तो लिख लेते हैं, द किंग हैड अ ब्यूटीफुल पैलेस। PALACE, ये हो गया, द किंग हैड अ ब्यूटीफुल पैलेस। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। किंग लियर, ये एक राजा थे इंग्लैंड के। इनकी कहानी मैंने आपको क्लास में बताई भी है, किसी किसी क्लास में। किंग लियर की 3 बेटियां थी। 3 बेटियां थी। ठीक है, किंग लियर की 3 बेटियां थी। चलो ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, किंग लियर। ये हो गया, किंग
किंग लियर, उसके बाद हमको क्या लिखना है, हैड, ठीक है, किंग लियर हैड, उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो किंग लियर के पास क्या थी, 3 बेटियां थी, क्या हो जाएगा, 3 डॉटर्स, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, किंग लियर हैड 3 डॉटर्स। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ क्या लगाना है, हैड लिखना है, हैड लगाना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद जो कुछ बचता है वो अदर वर्ड में चला जाएगा। ये था हमारा अफर्मेटिव का। अब चलो हम देखते हैं नेगेटिव के कुछ वाक्य। नेगेटिव का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा बेटा, ठीक है। नेगेटिव में 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। पहला स्ट्रक्चर ये होगा, पहले हम लिख देते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सबसे पहला स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट लगाना है, डिड लगाना है, नॉट लगाना है, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड लिख लेंगे। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हुआ। ये दूसरा स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है, सीधा सीधा हैड लिखो, उसके बाद यहाँ पर नो लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो, अदर वर्ड लिखो, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं, दोनों से भी ट्रांसलेशन सही होता है। मैंने आपको सिंपल पास्ट में बताया, यहाँ एक बार सुन लो, फिर से सुन लो। इसका उपयोग करोगे तो आपकी बात एकदम निश्चित है। जैसे मेरे पास किताब नहीं थी, अगर आपने बोला आई डिड नॉट हैव अ बुक, मतलब निश्चित आपके पास किताब नहीं थी, आप में कोई डाउट नहीं आपके दिमाग में। लेकिन जब ये वाला बोलोगे आई हैड नो बुक, तो आपका मतलब कि आपको डाउट है, मतलब उस समय आपको याद नहीं है, शायद हो भी सकती थी या नहीं भी हो सकती थी। यही दोनों में अंतर है, बाकी दोनों से ट्रांसलेशन सही है, ये भी सही है, ये भी सही। बात करने के लिए आप ध्यान रखना, जो इंग्लिश स्पीकिंग होता है उसमें ध्यान रखना, जब ये बोलोगे तो आपकी बात में डाउट है, और ये जब बोलोगे तो इसका मतलब आप 100% सही बोल रहे हो। चलो अब यहाँ पर डिड और नॉट और हैव, इसके बारे में थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। ये बेटा नेगेटिव बना है, तो आप याद करो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव में क्या लगता था, डिड लगता था ना। अफर्मेटिव में क्या लगता था, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता था। तो वही तो मैंने बताया आपको कि सिंपल पास्ट स्टेट ऑफ हैविंग में क्या लगता है, हैड ही वर्ब के रूप में यूज होता है, मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, तो हैड ही वर्ब के रूप में यूज होता है। तो अफर्मेटिव में हैड लगा, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा। अब नेगेटिव में क्या लगा, डिड लगा, नॉट लगा, तब किसकी जरूरत पड़ गई, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। हैड का फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैव, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया गया, हैव। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जो है पास्ट टेंस में हैव कहां से आ जाएगा। बेटा ऐसे ही आएगा, जब डिड और नॉट लग जाएगा कि यहाँ किसकी जरूरत थी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की, तो हैड का फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैव। चलो कुछ वाक्य देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने लिख लिया, बूढ़े आदमी के पास कपड़े नहीं थे। बूढ़े आदमी के पास कपड़े नहीं थे, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पहचानना है, टेंस। देखो पास होने की बात है तो सिंपल पास्ट स्टेट ऑफ हैविंग है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, हमको सेंटेंस पहचानना है। सेंटेंस कैसे पहचानोगे, यहाँ पर देखो नहीं आ गया तो कौन सा सेंटेंस हो गया, निगेटिव। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब नहीं या कभी नहीं आया तो कौन सा वाक्य होता है, निगेटिव होता है। चलो तो बूढ़े आदमी के पास कपड़े नहीं थे, इसका ट्रांसलेशन करते। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बूढ़ा आदमी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है ना, बूढ़ा आदमी क्या हो जाएगा, ओल्ड मैन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डिड। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हैव। ये हो गया हमारा। अब हैव के बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट। बूढ़े आदमी के पास क्या नहीं थे, तो उत्तर क्या आया, कपड़े। यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो लिख देंगे क्लॉथ्स। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, ओल्ड मैन डिड नॉट हैव क्लॉथ्स। इसे ट्रांसलेट कर देते हैं, ये भी हो जाएगा, ओल्ड मैन हैड नो क्लॉथ्स। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। एग्जाम में दोनों से सही है, चाहे जिससे कर दो, इससे भी कर दो, इससे भी कर दो, दोनों सही माना जाएगा। बोलते समय हमको ध्यान रखना चाहिए। बस आगे चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, मेरी दादी के पास रामायण नहीं
थी। मेरी दादी के पास रामायण नहीं थी। ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, मेरी दादी, तो क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर। उसके बाद क्या लगाना है, डिड। डिड के बाद क्या लगाना है, नॉट। नॉट के बाद क्या लगाना है, हैव। उसके बाद दादी के पास क्या नहीं था, तो आंसर क्या आ गया, रामायण। तो क्या लिखोगे, द रामायण। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। किसी भी धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले क्या लगता है, द लगता है। ठीक है। माई ग्रैंड मदर डिड नॉट हैव द रामायण। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल। तुम्हारे पिता जी के पास पुरानी मारुति कार नहीं थी। तुम्हारे पिताजी के पास पुरानी मारुति कार नहीं थी। तो देखो, पास होने या न होने की बात है, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। अब नहीं आ गया तो कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। स्ट्रक्चर आपके सामने। चलो ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिताजी। क्या हो जाएगा, योर फादर। उसके बाद क्या लगाना है, डिड। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट। उसके बाद क्या लिखना है, हैव। इतना तो हमें स्ट्रक्चर से करना है। अब क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। यही पास की अंग्रेजी क्या है बेटा, हायर। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पता कर लेते हैं। तुम्हारे पिताजी के पास क्या नहीं था, क्या हो जाएगा, पुरानी मारुति कार। योर फादर डिड नॉट हैव एन ओल्ड मारुति कार। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। योर फादर डिड नॉट हैव एन ओल्ड मारुति कार। इसका ट्रांसलेशन ऐसे भी कर सकते हो, योर फादर हैड नो ओल्ड मारुति कार। चलो ये नेगेटिव था हमारा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैनेजर के पास लैपटॉप नहीं था। ठीक है, मैनेजर के पास लैपटॉप नहीं था। ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैनेजर। उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैव। मैनेजर डिड नॉट हैव। उसके बाद मैनेजर ऑब्जेक्ट। हैव के बाद क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, क्या लगा, मैनेजर के पास क्या नहीं था, तो लैपटॉप। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। चलो हम देखते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट हम देखते हैं बेटा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में कुछ करना नहीं है, यही डिड को आगे कर लो, सब्जेक्ट को पीछे कर लो, बस इतना करना होता है। जैसे अब तक आपने बनाया है सेम वैसे ही करना है ना। अब तक आपने जैसे टेंस में बनाया है, यहाँ पर डिड लगा लो, यहाँ पर क्या कर लो, सब्जेक्ट लिख लो, बस। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। लास्ट में क्या लगा लेना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट। ठीक है, इसको हम एस और नो टाइप भी बोलते हैं, एस और नो टाइप ही बोलते हैं। मैं अपनी सुविधा के लिए फर्स्ट लिख लिया हूं। ठीक है, ये कहीं आपको बुक में मिलेगा नहीं। एस और नो टाइप मतलब ऐसे वाक्य जिनका उत्तर, प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे क्या नौकर के पास घड़ी थी। ठीक है, क्या नौकर के पास घड़ी थी। अगर थी तो आप हाँ बोलो, नहीं थी तो नहीं बोलो। हाँ या ना में जवाब दे सकते हो ना, हो गया। अगर आपको ये ना याद आए, हाँ या ना में जवाब देने वाली बात ना याद आए, तो दूसरी पहचान क्या है, प्रश्नवाचक शब्द क्या कहाँ आएगा, वाक्य के शुरू में ही आएगा।
तो आप पहचान लेना कौन सा वाक्य है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। चलो ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, डिड, हमने लिख लिया डिड, ठीक है। डिड के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सर्वेंट। उसके बाद हम नॉट देखते हैं, नहीं कहीं नहीं आया ना, तो नॉट छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्या लिखेंगे, हैव, हैव के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है नौकर के पास क्या थी, तो हमारा उत्तर आया ना घड़ी, क्या हो गया, डिड सर्वेंट हैव अ वॉच, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, डिड सर्वेंट हैव अ वॉच। ठीक, चलो अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या पिताजी के पास छड़ी थी, क्या पिताजी के पास छड़ी थी, ट्रांसलेट कर देते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, डिड, डिड हमने लिखा, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, पिताजी, अंग्रेजी क्या हो जाएगी, फादर, डिड फादर, उसके बाद यहाँ पर नॉट नहीं, नहीं कहीं नहीं यार, नॉट छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्या लिखेंगे, हैव, डिड फादर हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था, छड़ी, क्या हो जाएगा, स्टिक, डिड फादर हैव स्टिक, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। एक एग्जांपल और देख लो, ठीक, एक एग्जांपल और देख लो, जैसे क्या राजा दशरथ की 4 रानियां थी, ये हो गया हमारा हिंदी में वाक्य। टेंस आप पहचान ही रहे हो, यहाँ पर पास होने की बात है, किसी आदमी, किसी व्यक्ति के पास कोई चीज होने या ना होने की बात है। और सेंटेंस कैसे पहचानोगे, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ गया, वाक्य के शुरू में आ गया, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, स्ट्रक्चर आपके सामने। चलो ट्रांसलेट कर देते हैं। तो ट्रांसलेशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राजा दशरथ, क्या हो जाएगा, किंग दशरथ, ठीक है, डिड किंग दशरथ, उसके बाद नॉट आया ना, ये नॉट छोड़ देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, राजा दशरथ के पास क्या थी, तो क्या हो जाएगा, 4 रानियां, तो क्या हो जाएगा, 4 क्वींस, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, डिड किंग दशरथ हैव 4 क्वींस। तो ऐसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट कर लेंगे बेटा, सबसे पहले डिड लिखना है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या कहा जा रहा है, बेटा इसी क्या के लिए तो डिड आपने आगे कर दिया, ये डिड आगे आ गया है ना, तो ये क्या का अर्थ डिड पूरा करने लगा, ठीक है। यहाँ पर अलग से कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं यूज करना है, इसके आगे वाले में यूज करना, मैं बताता हूँ, ठीक। अब हम क्या करेंगे बेटा, इंट्रोगेटिव सेकंड की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड मैंने आपको बताया किसको कहते हैं, इसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, उसको क्या कहते हैं हम, WH टाइप कहते हैं, WH टाइप कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेकंड का। हमने क्या किया, अभी आपने देखा ना, इंट्रोगेटिव फर्स्ट के पहले क्या लगा लिया, केवल WH लगा लिया। WH मतलब क्या है, तो वो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जो वाक्य में आएगा। चलो हम लिखते हैं तो आपको बताते हैं। राजा के पास कितने सैनिक थे, ठीक है। राजा के पास कितने सैनिक थे, ट्रांसलेट करते हैं। प्रश्नवाचक देखो, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेकंड है ना, क्यों, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द देखो कहाँ आ गया, बीच में आ गया। इंट्रोगेटिव सेकंड की यही पहचान बेटा, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आएगा, बीच में आएगा, ठीक है। अब कितने की अंग्रेजी यहाँ क्या होगी, कितने के बाद वाला नाउन बताएगा,
कितने के बाद वाला नाउन क्या है, सैनिक। मैंने आपको बताया है हाउ मच हाउ मेनी का यूज हमारे पहले वाले प्रेजेंट वाले ट्रांसलेशन देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने सब बता रखा है। तो कितने सैनिक, तो जब कितने के बाद आने वाली संख्या क्या हो, काउंटेबल, सॉरी नाउन काउंटेबल हो, तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। और कितने के बाद आने वाला नाउन अगर अनकाउंटेबल हो तो क्या लगाएंगे, हाउ मच लगाएंगे। तो यहाँ पर कितने के बाद क्या आ रहा है, सैनिक, इसको गिन सकते हैं ना, क्या लगेगा, हाउ मेनी। WH वर्ड क्या हो गया, हाउ मेनी। ठीक। और मैंने एक रूल बताया था, हाउ मच या हाउ मेनी के तुरंत बाद उससे जुड़ी संज्ञा लिख देते हैं। तो कितने के बाद कौन जुड़ा है, सोल्जर। तो इसको हम यही लिख देंगे, हाउ मेनी सोल्जर्स, उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है, किंग, राजा, ये हो गया। ठीक है, हाउ मेनी सोल्जर्स डिड किंग, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, आया नहीं है तो क्या हो जाएगा, हैव। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। सबसे पहले हमने क्या लिखा, WH वर्ड। WH वर्ड क्या है, हाउ मेनी। मैंने आपको बताया हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच के साथ जुड़ी संज्ञा तुरंत लिख देते हैं। तो कितने के बाद क्या जुड़ा था, सैनिक, उसको भी तुरंत मैंने लिख दिया, कितने सैनिक। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राजा। उसके बाद नहीं, कहीं आया नहीं तो नॉट छोड़ दी, उसके बाद क्या लगेगा, हैव लगेगा। हाउ मेनी सोल्जर्स डिड किंग हैव। चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। बूढ़े आदमी के पास कपड़ा क्यों नहीं था। बूढ़े आदमी के पास कपड़ा क्यों नहीं था, ट्रांसलेट करते हैं। देखो क्या है, पास होने की बात है तो क्या है, सिंपल पास्ट स्टेट ऑफ हैविंग है। और टेंस, सॉरी सेंटेंस, वाक्य कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है, देखो क्यों शब्द कहाँ आया, बीच में आया ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, WH टाइप जिसको हम कहते हैं। इसका उत्तर हाँ या ना में आपको देना पड़ेगा, तो दे पाओगे, नहीं ना, आपको बोलना पड़ेगा क्यों नहीं था। ठीक, तो चलो ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, WH। WH मतलब इस क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाई। उसके बाद हमको क्या लगाना है, डिड। डिड के बाद हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, बूढ़ा आदमी, तो क्या हो जाएगा, ओल्ड मैन। उसके बाद देखो क्या लिखना है, नॉट, ये नहीं आया है ना, तो अब क्या लिखना है, नॉट। उसके बाद क्या लिखना है, हैव। हैव के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बूढ़े आदमी के पास क्या नहीं था, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, क्या का उत्तर क्या होगा यहाँ पर, कपड़ा। तो यही हम लिख देंगे, क्लॉथ्स। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। Why did old man not have clothes? चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, एक एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे बच्चों के पास कितना समय था। बच्चों के पास कितना समय था, फिर से देखो कितना आ गया, कितना आ गया, कितना के बाद क्या लगा है, समय। दोनों एक साथ लिखे जाएंगे। और यहाँ कितना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बेटा, हाउ मच, क्योंकि समय को गिना नहीं जा सकता। अरे वो घंटा मिनट छोड़ो यार, समय अनकाउंटेबल नाउन है, बस इतना जानते रहो। क्या हो जाएगा, अगर उसको बताने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप इतना जानो, हाउ मच, उसके बाद उससे जुड़ी संज्ञा क्या है, टाइम, ये लिख दिए। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। ठीक है, हाउ मच टाइम डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, बच्चों, मतलब चिल्ड्रन। हाउ मच टाइम डिड चिल्ड्रन। उसके बाद यहां नहीं, कहीं नहीं आया तो नॉट छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ जाएंगे, हैव। ठीक है, हाउ मच टाइम डिड चिल्ड्रन हैव, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, कोई अदर वर्ड तो है भी नहीं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, बच्चों के पास कितना समय था, हाउ मच टाइम डिड चिल्ड्रन हैव। ठीक है, एक अगला और अंतिम सेंटेंस लिख लेते हैं। बूढ़े राजा के पास
जीवन में कौन सी वस्तु नहीं थी। ठीक है, बूढ़े राजा के पास जीवन में कौन सी वस्तु नहीं थी। इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम, आप टेंस पहचान रहे हो, सेंटेंस भी पहचान रहे हो, कौन सी प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ आया, बीच में आया, तो ये कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप या डब्ल्यूएच टाइप। ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कौन सी की अंग्रेजी, कौन सी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, विच। और मैंने आपको बताया ना, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज के तुरंत बाद उससे जुड़ी संज्ञा लिखेंगे। तो कौन सी के बाद क्या जुड़ा है, वस्तु, यहां लिख देंगे विच थिंग। ठीक है, विच थिंग। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे बूढ़ा राजा। तो बूढ़ा राजा का क्या हो जाएगा, ओल्ड किंग। विच थिंग डिड ओल्ड, विच थिंग डिड ओल्ड किंग। उसके बाद देखो नहीं आया है, हाँ नहीं आया, तो हम क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद हमको क्या लिखना है, हैव लिखना है। पास के लिए हैव लगाना ही लगाना है, नॉट के तुरंत बाद हैव लग गया। विच थिंग डिड ओल्ड किंग नॉट हैव। उसके बाद उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट है, बूढ़े राजा के पास क्या था, कुछ तो ऐसा है नहीं, तो जो बचा हमारे पास क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या हो गया, जीवन में। अच्छा मैंने में नहीं लिखा, सॉरी बेटा, यहाँ में होगा। ये हमारा अदर वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, इन लाइफ। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, ट्रांसलेशन हो गया, विच थिंग डिड ओल्ड किंग नॉट हैव इन लाइफ। ठीक है, सबसे पहले हमने विच लगाया, विच के साथ जुड़ी संज्ञा भी तुरंत लिखते हैं। उसके बाद हमने डिड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या था, ओल्ड किंग। उसके बाद नहीं आया था, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिख दिया, नॉट। उसके बाद हमने हैव लगाया, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, अदर वर्ड में क्या था, जीवन में, इन लाइफ। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। तो बेटा ये हमारा सिंपल पास्ट स्टेट ऑफ हैविंग था। और मैं ये हैड का यूज पास्ट इंडिफिनिट वाले वाक्य में, जिसमें पास नहीं आएगा, उसके लिए एक दो वाक्य बता के वीडियो को खत्म करूंगा। कभी कभी सिंपल पास्ट में बेटा ना किया, ठीक है, किया के लिए हैड का यूज होता है। जैसे मैंने लिखा, मैंने लंच 12 बजे किया। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई हैड माई लंच एट 12 o'clock। ठीक है, किया वर्ब के लिए प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में हैड का यूज होता है। जैसे मैंने कल अपने घर एक पार्टी की। देखो की आ गया ना। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर से हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ क्या लिख देंगे, हैड। आई हैड, उसके बाद क्या लगाना है हमको, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हैड जब भी आएगा तो हमें कोई अदर वर्ब नहीं मिलेगा। अच्छा मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं ऐसे, किया शब्द जब आएगा, किया वर्ब जब आएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद हैड लगाओगे, हैड के बाद सीधा सीधा ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आई हो गया, उसके बाद हैड हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक पार्टी। मैंने क्या की, तो एक पार्टी की, आई हैड अ पार्टी। ठीक है, कहां की, ऑन माई एट माई होम। और कब की, यस्टरडे। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, आई हैड अ पार्टी एट माई होम यस्टरडे। ठीक, तो पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट पास्ट इंडिफिनिट में किया शब्द के लिए, किया वर्ब के लिए क्या यूज होता है, हैड का यूज होता है। देखो सब में आ ई ए आ रहा है ना, पास्ट इंडिफिनिट की पहचान क्या थी, था था ती थी ते थे, या आ ई ए आ रहा, सब में आ ई आ रहा है। लेकिन जब किया आ जाएगा ना, तो आप थोड़ा परेशान मत होना, किया के लिए आप क्या लगा देना, हैड लगा देना। ठीक है, तो हैड का यूज पास्ट इंडिफिनिट में भी इसी तरह से होता है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, वेरी मच। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू बेटा।